एग्जाम में बस कुछ हफ्ते और कुछ दिन रह गए हैं। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक की मैं बात करूँगा जो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक आपके 5 से 10% मार्क्स को खा जाएंगे। इसलिए प्लीज़ ध्यान रखें, लास्ट के फ्यू डेज में ये पॉइंट्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्या होता है, आप हार्ड वर्क करते हो, राइट, और नॉलेज भी है, बट वो गुड हार्ड वर्क गुड मार्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, नॉलेज आपके फुल स्कोर में कन्वर्ट नहीं होते। तो इसके बीच में ना कुछ स्ट्रेटजी आपको लगानी पड़ेगी। सिर्फ आपका हार्ड वर्क और नॉलेज आपको गुड मार्क्स या फुल स्कोर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसके लिए जो आपको ध्यान रखना है वो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको पैनिक कंपैरिजन। हम क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम पे पैनिक होते हैं और कंपैरिजन करते हैं। किससे? अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट का शेड्यूल से, दूसरों का शेड्यूल। यूट्यूब पे ओवरलोड ऑफ कंटेंट, आप बहुत ज़्यादा कंटेंट देखते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी देखते हो, और होता क्या है, आप हर स्ट्रेटजी के बाद कोई नया वीडियो देखते हो, फिर स्ट्रेटजी चेंज करते हो, फिर स्ट्रेटजी चेंज करते हो। अब इससे होता क्या है कि आपके पास टाइम कम है, और हमेशा आप स्ट्रेटजी बदलोगे तो वर्क कब करोगे? तो आप एफर्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट वो कुछ आउटपुट नहीं दे रहा है। दूसरा, दूसरों का शेड्यूल। मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी टीचिंग में, अपने क्लासरूम के अंदर भी बच्चों को, कभी भी दूसरों का शेड्यूल आप कंपैरिजन ना करें। क्यों? क्योंकि देखिए, कुछ चैप्टर हो सकता है आपका, कुछ टॉपिक, कुछ कॉन्सेप्ट पे बहुत स्ट्रांग होल्ड हो, कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो जो आपके फ्रेंड का, आपके क्लासमेट का वो फेवरेट ना हो। तो ऐसे में आप उससे कंपैरिजन करोगे तो उसके पास अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी होती है। आपको अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाना है, तो ये नहीं करना आपको। एंड लेट नाइट स्ट्रेस, कंटिन्यू थिंकिंग व्हाट विल हैपन, ये आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। यू जस्ट हैव टू थिंक कि मेरे पास ये सर्टेन नंबर ऑफ डेज या वीक है, इसमें मुझे क्या क्या कवर करना है। जस्ट कूल एंड काम रह के आप वो चीज़ें कवर करिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। स्ट्रेस में रह के आप स्ट्रेस में भी रहोगे, मेंटली आप फिट भी नहीं रहोगे, टाइम भी खराब होगा और कुछ गेन नहीं करोगे। तो ये स्ट्रेस में रहना सबसे पहले आप छोड़ दो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा? सॉल्यूशन है फिक्स्ड रूटीन। आपके पास, जो मैंने बोला कि अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक फिक्स रूटीन होनी चाहिए। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब आप ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, वो सिंपल नहीं। देखिए, बुक सारी अच्छी होती है, सैम्पल पेपर सभी अच्छे होते हैं, बट आपको अपना लिमिटेड रखना है। अपने क्लास नोट या जो भी आपके पास, एक एनसीईआरटी चैप्टर के नोट्स और सैम्पल पेपर या पीवाईक्यू, जो भी बोलते, मतलब 3 स्टेप। एक तो एनसीईआरटी बुक आपके साथ होगी, दूसरा आपका नोट्स, जो भी आपने क्लास किया होगा पूरे साल, फ्रेंड्स जो आपके क्लासरूम में किए होंगे उनका कॉपी कर लो, क्योंकि जो सेम क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो। तो एनसीईआरटी, क्लास नोट, एंड उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक या पीवाईक्यू, ये तीन ही आपको कवर करते रहना है, कंप्लीट करते रहना है। आपका कवर होगा। मल्टीपल रिसोर्स करोगे, सब में थोड़ा थोड़ा होगा, कंप्लीट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, प्रॉपर स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस टाइम पे आप लोग अच्छे से नींद जरूर लीजिए, 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए, तभी आप अच्छे से वर्क कर पाओगे, जो चीज़ें पढ़ोगे उसको याद रख पाओगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सेकेंड आते हैं, नो राइटिंग प्रैक्टिस। ये बहुत बार बच्चे गलती करते हैं। देखिए, आपको एग्जाम रिटेन देना है, 3 आवर तक आपको कंटिन्यू लिखना है, आंसर राइटिंग करनी है। तो आप बहुत चीज़ों को याद कर रहे हो, याद करो, बट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करने से क्या होता है कि राइटिंग प्रैक्टिस अब अगर आप नहीं करोगे तो आप एग्जाम में क्या होगा ना, कि बहुत सारे क्वेश्चन आता भी रहेगा, देन आपको वो लिख नहीं पाओगे। दूसरा, याद तो हो जाएगा बट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप वहाँ पे हो सकता है लिखते टाइम भूल जाओ। तो कोई भी चीज़ पढ़ो तो राइटिंग प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू है, सिंपल पेपर है, लिख रिटन में प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, जब आप चीज़ों को लिख लेते हो तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको लिखना भी है। डायग्राम बिना लेवलिंग का, ये भी ध्यान रखिए, बिना लेवल का डायग्राम नहीं करिएगा। और स्टेप को, अगर मैथ्स है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल वगैरह है, तो उसमें आपको स्टेप्स को मिस नहीं करना है। आंसर राइटिंग की डेली प्रैक्टिस करना है, कोई भी एक सिंपल पेपर आपको ज़रूर बनाना है। प्रॉपर हेडिंग, जब भी आप आंसर राइटिंग करो या कोई सेक्शन का आंसर कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर हेडिंग डालना पड़ेगा, और नीट डायग्राम। तो आंसर राइटिंग करते टाइम आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। थर्ड पे आते, रॉन्ग रिवीजन मेथड। सेम, आप सिर्फ पढ़ते रहो, हाईलाइटिंग ओनली, पैसिव रिवीजन, बस पेजेस पलट रहे, नहीं। आपको रिवीजन का मतलब सिर्फ बुक देखना, याद करना नहीं होता है, आपको चीज़ों को रिकॉल करना पड़ेगा। मतलब बुक को बंद करके एक बार सोचना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा बैठ के कि ये फॉर्मूला था हमारा, लाइट का फॉर्मूला था, लेंस फॉर्मूला था, या जो भी है, ओम्स लॉ है, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो, तो क्या ये फॉर्मूला मुझे याद है? मतलब नोटबुक साइड करके यू हैव टू रिकॉल इन योर माइंड, तब वो इफेक्टिव रही, तब आपको समझ आया कि जो चीज़ें मैंने पढ़ा वो मुझे याद भी है कि नहीं।
साथ में अगर लिख लेते हो तो वेल एंड गुड। तो रिकॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉलिंग व्हाट? फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट्स, चीज़ों को आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, फॉर्मूला का लिख के प्रैक्टिस करना। बिकॉज कई बार आपके साथ क्या होता है ना एग्जाम में, स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स में, कि आपको फॉर्मूला याद नहीं होता। केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूला याद नहीं होता, आपको पता है आपने प्रैक्टिस किया बट फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। अब आपने पूरी प्रैक्टिस करी है बट आपको फॉर्मूला याद नहीं है। अब आपको रिकॉल कर रहे हो, क्योंकि आप देखते टाइम तो आपने नोटबुक देख के बस पेजेस पलटते गए, आपने अरे ये तो आता है आता है, बट वो एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे, नोटबुक को बंद करके फॉर्मूला को लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो एग्जाम के टाइम पे हाई चांस है कि आप फॉर्मूला को मिस कर जाओगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे आपका स्ट्रांग होल्ड था, आपको पता था, आप एग्जाम में कर लोगे और वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी रह जाएंगे। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पुअर टाइम मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम, लास्ट में क्वेश्चन छूट जाता है और रिवीजन का टाइम नहीं मिला। तो इसका सॉल्यूशन है, आप इजी, मीडियम और हार्ड, आप जब जब भी सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करिए तो पहले जो इजी क्वेश्चंस है उसको पहले कर लीजिए, जो आपसे इजीली हो रहा है एग्जाम में, अगर आपको इजीली लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा। जो मीडियम टफनेस का है उसको बाद में करिए, देन हार्ड। हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको सेक्शन वाइज रखना है, सेक्शन स्किप नहीं करिएगा कि सेक्शन ए का कुछ आंसर कर दिया फिर सेक्शन बी फिर सेक्शन ए, ऐसे नहीं। सेक्शन वाइज जस्ट आप स्पेस को लेफ्ट कर दीजिए और लिखते टाइम आपको क्या करना है, वहाँ पे स्पेस लेफ्ट करना है, और लिखते टाइम आपको जो हार्ड है उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए। लास्ट में टाइम रहेगा, उसमें आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और फिर रिवीजन के लिए टाइम रखेंगे। अब इसमें एक चीज़ और करना है कि जब भी आप घर पे अभी सिंपल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सिंपल पेपर की प्रैक्टिस में ना आपको अगर 3 आवर का पेपर है ना, तो आपको ये देखना है कि आपको 2 आवर 45 मिनट में पेपर कवर करने की, या 15 मिनट पहले पेपर कवर हो जाए, सो जाए रिमेनिंग 15 मिनट में आप रिवीजन करो। तो आपको अभी से प्रैक्टिस ऐसी करनी पड़ेगी, जो मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट या 15 मिनट आपको फाइनल चेकिंग के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद सेलेक्टिव स्टडी। अब क्या करते हैं, कुछ चैप्टर को साफ छोड़ देते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ने की आदत होती है बच्चों को, एंड प्रैक्टिकल थ्योरी को इग्नोर करना। देखिए, जो चैप्टर सपोज आपको कोई चैप्टर है जो टफ लग रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, ट्रायंगल है, हमारा ईएमआई है, जो भी है, तो यहाँ पे चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, किसी भी चैप्टर को, बिकॉज हर चैप्टर का कुछ वेटेज होता है। आप क्या करिए, जो चैप्टर टफ है उसका एक मिनिमम प्रिपरेशन आपको करना है। जो भी चैप्टर आपको टफ लग रहा है, जो आप छोड़ रहे हो, उसका मिनिमम प्रिपरेशन। अब मिनिमम प्रिपरेशन का क्या मतलब है? मिनिमम प्रिपरेशन का मतलब है कि एटलीस्ट उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे पता लगेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता ऐसे लगेगा कि उस चैप्टर से पिछले 3 और 4 ईयर में कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। आप सिर्फ उन क्वेश्चंस पे भी फोकस कर लोगे ना, तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लास्ट 3-4 ईयर में आ चुके हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो हो सकता है जो चैप्टर आप छोड़ रहे हो उसमें थोड़ा सा एफर्ट करके उसके भी क्वेश्चन आपसे हो जाए। तो किसी भी चैप्टर को कंप्लीट मत छोड़ना, जिस पे स्ट्रांग होल्ड है उस पर पूरा स्ट्रांग होल्ड बनाए रखो। जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं आता उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, कुछ बेसिक्स फार्मूला आप याद कर लो, सो दैट बोर्ड के अंदर स्टेप्स मार्किंग होता है। आप कुछ भी उससे आंसर से मिलता जुलता थोड़ा बहुत भी अगर लिखोगे तो हाई चांसेज कि जहाँ आपको 0 मिलना था एटलीस्ट 1 मार्क्स तो टीचर देंगे, बिकॉज कुछ तो रिलेटेड आंसर का आपने फार्मूला ही लिख दिया। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ थोड़ा आपका नंबर बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आंसर और डेफिनेशन वगैरह को रेडी करना है। देन ओवर कॉन्फिडेंस ऑन सिलेबस। ये भी बहुत बार होता है, यार ये चैप्टर इजी है करके आप रिवीजन नहीं करते हो। एग्जाम का टाइम हो गया, आप 1-2 महीने से कुछ ऐसे चैप्टर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो जिस चैप्टर पे ऑलरेडी आपका स्ट्रांग होल्ड था, पूरे साल अच्छा स्कोर किया, बट ना एग्जाम के टाइम पे आपने उस पर फोकस नहीं किया। अब क्या होता है, अब इजी कहते कहते ऐसा हो गया कि आपने लंबे टाइम से उस चैप्टर को रिवाइज नहीं किया, उस चैप्टर पे वर्क नहीं किया, तो अब वो चैप्टर एग्जाम में आपको एकदम से धोखा देगा, मार्क्स खा जाएंगे। और ये वो चीज़ है जहाँ आपने मेहनत किया है, आपकी कोई गलती नहीं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। जो चैप्टर को आप इजी समझ रहे हो उस पर भी फोकस रखना है, भले उस पर कम टाइम दो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बट 2-3 डेज में, वंस इन अ वीक एक नज़र उस पर डालिए, एक बार नोट्स ही देख लीजिए, सो दैट वो रिकॉल होता रहे। एनसीईआरटी को अब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ने का तो टाइम नहीं है, बट डोंट इग्नोर द एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी टीचर ने आपने क्लासरूम में बोला है उसको करना है। ठीक है, डेफिनेशन, डेरिवेशन एंड कुछ आपको सिंपल पेपर से टेस्ट देना है। तो ये रहे कुछ स्ट्रेटजी जिसका आप ध्यान रखोगे अभी से नेक्स्ट जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता। इन बातों को अगर आप ध्यान रखोगे, कुछ बेसिक चीज़ें, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली एग्ज़ाम के अंदर बूस्ट होंगे और आप कुछ ऐसी चीज़ों, गलतियों को मिस करने से बच जाओगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, एंड अगर आप इन